और इस मसले के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। मेहमानों का आपसे परिचय कराएं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। संसद को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। संसद एक ऐसी संस्था है जहां बदलती परिस्थितियों और देश की जरूरत के हिसाब से नए कानून बनाए जाते हैं और पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है। संविधान ने कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को सौंपी है। इस लिहाज से संसद की भूमिका बेहद अहम होती है। देश की जनता भी ये सोचकर वोट करती है कि जिन नेताओं को वो चुनकर संसद भेज रही है वहां उनके लिए कुछ करेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो 15वीं लोकसभा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। आजाद भारत के संसदीय इतिहास में पिछले 5 साल में देश की संसद में सबसे कम काम हुआ। इन 5 सालों में केवल 165 बिल पास हुए, जबकि 126 विधेयक अब भी लंबित पड़े हैं। सबसे उदासीन रही 15वीं लोकसभा। 5 साल में पास हुए महज 165 बिल, 126 बिल अब भी पेंडिंग। कई सत्र चढ़े हंगामे की भेंट। 15वीं लोकसभा को इतिहास में ऐसी लोकसभा के तौर पर याद किया जाएगा जिसके दौरान संसद के 25 साल के इतिहास में सबसे कम काम हुआ हो। 15वीं लोकसभा महज 345 दिन बैठी और 1335 घंटे काम हुआ। इस संसद का 35% समय हंगामे और व्यवधान की भेंट चढ़ गया। संसद में 40% के औसत से भी कम समय का इस्तेमाल हुआ। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक कार्यकाल पूरा करने जा रही 15वीं लोकसभा में 5 वर्षों में 18 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की समाप्ति तक केवल 165 विधेयक पारित किए जा सके, जबकि 126 बिल अब भी पेंडिंग हैं। 16वीं लोकसभा के गठन के लिए जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। संसद में लंबित 126 विधेयकों में से 72 लोकसभा में लंबित हैं। राज्यसभा में 54 विधेयक लंबित हैं जिनकी वैधता बनी रहेगी क्योंकि इनका कार्यकाल बना रहेगा। संसद के 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चले शीतकालीन सत्र में केवल एक विधेयक लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 दोनों सदनों में पारित किया जा सका। इसके अलावा दोनों सदनों में 6 विधेयक पेश किए गए। आंकड़ों की माने तो 2010 के बाद 2013 का शीतकालीन सत्र सबसे कम रचनात्मक रहा। शीतकालीन सत्र को 15वीं लोकसभा का दूसरा सबसे खराब सत्र कहा जा रहा है, जिसमें लोकसभा में मात्र 4 घंटे 31 मिनट और राज्यसभा ने 11 घंटे 24 मिनट काम किया, जो निर्धारित समय का क्रमशः 6% और 19% बनता है। पहली और 15वीं लोकसभा के 61 साल के इस सफर में न केवल विधेयकों बल्कि हर मोर्चे पर कामकाज में गिरावट आई। चाहे इसमें प्रश्नकाल हो, विधेयकों पर चर्चा हो या फिर गैर सरकारी कामकाज, 15वीं लोकसभा में बैठकों की संख्या घटने का असर विधेयकों पर पड़ना वाजिब था। इसके चलते सदन में विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा के पारित किया गया। इसमें कुल पारित 165 विधेयकों में से 35% पर 1 घंटा या उससे भी कम चर्चा की गई। इनमें कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी था, जिसे इस साल की शुरुआत में मात्र 20 मिनट में पारित कर दिया गया। आंकड़ों पर गौर करें तो UPA 2 का कार्यकाल UPA 1 से भी बेकार रहा है। UPA 1 के कार्यकाल में 248 बिल पास हुए थे। जिया न्यूज रिपोर्ट। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के विस्तारित हिस्से में कामकाज शांति से निपटे, इसके लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का ये आखिरी सत्र 5 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने हैं। ऐसे में सरकार संसद के इसी सत्र में लेखानुदान भी पारित करवाना चाहती है। 17 फरवरी को लोकसभा में लेखानुदान पेश किया जा सकता है। इस सत्र में सरकार कुछ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों के साथ ही कई और विधेयकों को भी पारित करवाना चाहती है। 15वीं लोकसभा को इतिहास में अपना स्थान बनाना चाहिए। लोकपाल बिल पास किया, हमारी गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा बिल पास किया, लैंड एक्विजिशन का किया। ये 3, 4, 5 बहुत महत्वपूर्ण बिल पिछले 1 साल में पारित किए हैं और अब आवश्यकता है कि जो बाकी बिल खास करके जो भ्रष्टाचार से संबंधित हैं उन बिलों को भी इस सेशन में पारित करें। साथ साथ जो वोट ऑन अकाउंट है,
रेलवेज का और जो फाइनेंस का, इसको भी पारित करके ये सेशन राजनीति से ऊपर उठकर अपना कार्य करें। तो आखिरी पड़ाव है 15वीं लोकसभा का ये सत्र, और उम्मीद इसमें ये की जा रही है कि जितने महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनमें से ज़्यादा को पारित करवाया जाए। सरकार इसकी कोशिश में लगी है। आज तमाम दलों से मुलाकात की गई, बातचीत की गई। कोशिश है कि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जिससे कि इस बार कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हो पाएगा? जिस उद्देश्य के साथ सरकार अब चल रही है, क्या उसमें कामयाबी मिल पाएगी? हालांकि इसमें सहयोग विपक्ष की भी ज़रूरत होगी। बहरहाल अपने तमाम दर्शकों को हम इस समय इस मसले पर चर्चा करने के लिए कौन कौन से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे परिचय करवाते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता अशोक सिंह जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल GC मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भोपाल, माफ कीजिएगा, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यदेव त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता हैं। उनको भी इस चर्चा में उनका भी नजरिया हम जानेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि जनता का नजरिया क्या है, जनता क्या जवाब मांग रही है, क्या सवाल जनता के हैं इस मुद्दे पर। मेरा एक अनुरोध है कि जो संसद में होने वाली जो बहस हैं उनको और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए और साथ ही साथ समय का और अधिक उपयोग, बेहतर उपयोग जनहित में किया जा सके, इसके लिए हमारे राजनेता क्या प्रयास कर रहे हैं। जो बहस जो चलती है तो वो बिना किसी निष्कर्ष के ही खत्म हो जाती है। तो उनसे केवल बस ये पूछना है कि क्या जो जनता का जो पैसा है वो क्या फ्री का है? मतलब हम इतनी मेहनत से कमाते हैं और आप लोगों को सपोर्ट करते हैं कि देश आगे चले। तो आप लोग अगर जब अगली बार जब बहस करें तो उसको एक पूर्ण निष्कर्ष, एक मुद्दे तक लेकर जाएं ताकि हमारी पहल हो सके। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम होता है ऐसे लोग जो करते हैं लोकसभा में, इससे हम लोग को बेइज्जती ऐसा लगता है। लोकसभा का ऐसा लग रहा है कि स्कूल जैसा हो गया है, छोटा मोटा स्कूल होता है, उसमें बच्चे अपने में लड़ते रहते हैं, कुछ फैसला नहीं होता। लोकसभा का जो सत्र चलता है हम लोगों का पैसा सिर्फ खर्च होता है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। कोई भी MP या MLA जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि उसको कहीं का कार्य करने का कोई हक नहीं होता है, तो अगर किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी सभा में अगर वो अपना बिल को पास करने के लिए कोई नहीं रखेगा, कोई चर्चा नहीं होगी, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? हमारे देश का विकास क्या पॉसिबल हो पाएगा अगर वो किसी भी बिल को पास कराने के लिए चर्चा में नहीं रखा जाएगा? तो लोकसभा की बैठक बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो रही है। क्या इससे जनता का विकास हो पाएगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे जनता का विकास कैसे होगा? तो जनता के जहन में तमाम सवाल घूम रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं जनता के उन नुमाइंदों से जो संसद में जाकर क्या करते हैं। इस पर सबकी नज़र, पूरे देश की नज़र होती है। और सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हम सीधे रुख कर लेते हैं सत्यदेव त्रिपाठी जी का, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में ही सरकार चल रही है और अक्सर विपक्ष ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सत्र चलाए। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला ही सवाल ये है कि अगर लोकसभा के बीते 5 साल का हम विश्लेषण करें और परफॉर्मेंस इतनी निराशाजनक है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी, जहां सरकार की जिम्मेदारी है सत्र चलाने की, वही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष के लोग रचनात्मक सुझाव। सत्यदेव जी, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि आपकी आवाज जो है वो हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही ये तकनीकी बाधा दूर होगी हम आपसे बातचीत करेंगे। हम सीधे रुख कर लेते हैं अशोक सिंह जी का। अशोक जी, बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। संसद में 15वीं लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। जो प्रदर्शन है विधायी कार्यों के लिहाज से बेहद निराशाजनक रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? ऐसा विधेयक आया जिसको लगा कि भाई ये बिना बाधा के पास करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने पर्सनली हस्तक्षेप करके उसको पास किया। चाहे वो खाद्य से संबंधित हो या सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला हो, चाहे जन लोकपाल का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव होकर इस विधेयक को पास कराने के लिए प्रयास किया। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के बंधु हमेशा ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया, तो आप ये बताइए, अगर 2G के मामले में कोर्ट का निर्देश आता है और भारतीय जनता पार्टी देश में विपक्ष के
रूप में, एक सशक्त रूप में संसद में बैठी है और इस पर अगर वो कोई बात को न रखें, न उठाए, जनता की बात को न करें, तो आप ही लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन अशोक जी, ये तो लगातार पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं हम, भाजपा ने एक भी दिन ठीक से लोकसभा नहीं चलने दी, लगातार किसी न किसी मामले को लेकर के, और उनमें कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं थे। 2G और उसका जिक्र कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, बहुत ही जो अहम की लड़ाई होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको लेकर के आपने लोकसभा नहीं चलने दी। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे छोटे या वैसा है। आप एक बताइए, पीएमओ से कोलगेट का फाइल गायब होना कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती। सीबीआई का दुरुपयोग इस देश में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कांग्रेस करती है, ये कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती। आसाम में लगातार दंगे हो रहे हैं, इसके लिए प्रश्नकाल में भी व्यवधान डालना उचित है क्या? उस पर अगर हम जवाब ना मांगे तो ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। अशोक जी, प्रश्नकाल में भी व्यवधान डालना इसके लिए उचित है क्या? जबकि प्रश्नकाल में तो ये माना जाता है कि भाई पहले जो सवाल आए हैं उनके सरकार जवाब दे ले, अगर कुछ अलग से मुद्दे हैं उन पर अगर आप कुछ ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं उसके लिए कुछ अलग जरिया हो सकता है। प्रश्नकाल भी नहीं चलने देते आप तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम प्रश्नकाल के विरोधी हैं या प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, लेकिन आप उन विषयों को देखिए जब प्रश्नकाल में हमको व्यवधान डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर सरकार की विपक्ष की बात को मान लेगी तो मैं मानता हूं कोई भी विपक्ष ऐसा नहीं है जो कहेगा कि संसद मत चलाइए, क्योंकि जब संसद के सदस्य हमारे भी जीत के गए हैं, चाहे भले ही अनुपात में उनसे कम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हो, संसद का गौरव और अशोक जी, बीजेपी अक्सर कहती है कि हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। रचनात्मक विपक्ष के मायने क्या हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी भी मसले पर हंगामा करते हैं, संसद की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो वो जनता से धोखा है, जनता की जो गाढ़ी कमाई है जिससे वो सदन चलता है वो उसकी बर्बादी है? क्या आपको नहीं चलता कि एक सांसद के तौर पर जो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है कानून बनाने की, देश की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था में, आप अपनी उस जिम्मेदारी से भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं? क्या ये तमाम सवाल उत्पन्न नहीं होते हैं एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते? क्या मुख्य विपक्षी दल की भूमिका इतनी ही है कि केवल सवाल खड़े किए जाएं, केवल हंगामा किया जाए? क्या इतनी भूमिका है? देखिए, महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलती है क्या? और आप देख लीजिए, बहुत सारे मामले इस बार जो यूपीए की दूसरे कार्यकाल रहा है, जब भी इनका कोई सदन में बुलाया गया, जब भी सत्र चला है, कोई ना कोई एक नया घोटाला आ गया है। और मैं ये मानता हूँ कि देश ने जब हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और उनको संसद चलाने का जनादेश दिया है, सरकार चलाने का जनादेश दिया है, तो उनको भी गौरवपूर्ण तरीके से संसद चलाना चाहिए। आप अगर यही कह देंगे कि भाई हमारे कारण ही संसद नहीं चली, तो मैं मानता हूं आप चूंकि देश के एक स्तंभ हैं, मीडिया है, और आप सारा दोष हम पे ही डाल दें। हम दोष नहीं दे रहे, हम सवाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार ने या विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन किया। हमारा सवाल ये है, आपको यही हमारा सवाल किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं है, हमारा सवाल ये है क्या आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया? यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी जरूरत पड़ा, जहां भी रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता पड़ी, सबसे आगे खड़ी रही। चाहे वो जन लोकपाल का मामला हो, चाहे 2-3 और विधेयक हो, उस पर भी है। हमने पहले ही कह दिया कि आप चाहे इसको ध्वनि मत से पास करना चाहे, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा है, देश की भावनाओं से जुड़ा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने सदन नहीं चलने दिया? नहीं, ये देखिए, निश्चित रूप से अगर जिस कार्यकाल में मैं मानता हूं जितना संसद का सत्र नहीं चला होगा, उससे ज्यादा सरकार में घोटाले हुए हैं। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, अशोक जी का कहना यह है कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने तो अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई, क्या सरकार की भूमिका में चूक हो गई? जो ये प्रदर्शन निराशाजनक रहा 15वीं लोकसभा के अंदर, जो इतने कम बिल पास हुए, इतने ज्यादा बिल लंबित पड़े हैं, और कुछ बिल तो ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि उनका तो भविष्य अब खत्म ही हो जाएगा, लैप्स हो जाएंगे वो, क्योंकि वो लोकसभा में पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए, सरकार तो हर समय ये कोशिश करती है कि वे सारे विधेयक पारित हों जो जनता के हित के लिए हैं। लेकिन अशोक जी ने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन इनकी पार्टी का आचरण अगर दोनों सदनों में देखा जाए तो केवल एक ही बात लगती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके ये जनता का ध्यान
उन तमाम चीज़ों से बटाना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, जिसके लिए जनता ने इनको प्रतिनिधित्व दिया है अपने अपने क्षेत्रों से। क्योंकि लोकतंत्र कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से ही चलता है। लोकतंत्र एक पक्षीय नहीं चला करता है। लोकतंत्र में बहस उसकी प्राण हुआ करती है, और उस बहस के लिए विपक्ष बहस न करके बैल में जाने का एक जो नया तरीका निकाला है, हर छोटे इशू पर ये बैल में चले जाते हैं, हर छोटे इशू पर ये नारेबाजी करते हैं। ऐसी स्थिति में ये जनता का त्रिपाठी जी, पिछली बार तो आपके सांसद, आपकी ही पार्टी के सांसद अलग तेलंगाना के विरोध में काम नहीं करने दिया आपकी सरकार को। कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी के सांसदों ने अलग तेलंगाना के मुद्दे पर काम नहीं करने दिया, लगातार नारे लगाते रहे, जिस समय जनलोकपाल पर चर्चा हो रही थी। आप ही की पार्टी के सांसद बागी बने हुए थे। क्यों भूल जा रहे हैं उस बात को? मैं मानता हूं कि तेलंगाना का ऐसा प्रश्न था जिस पर कुछ लोग तेलंगाना से जुड़े हुए सवाल को उठाने और आरोप के लिए तो ये भी लगते रहे कि सब कुछ मैनेज किया गया, जानबूझ के किया गया, ये भी तो आरोप लगते रहे आपकी पार्टी पर। बाहर कर दिया गया तो उसके बाद तो सदन चलना चाहिए था। ये आरोप लगाना तो बहुत आसान है, यही लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबी है। जो चाहे जिस पर आप आरोप चलिए त्रिपाठी जी आपके पास लौटेंगे और आपको वो दृश्य भी याद दिलाएंगे जब चर्चा के दौरान लोकपाल के मसौदे को फाड़ दिया गया था, और जिस सांसद ने फाड़ा था उसको लेकर, उसकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे, और उसकी भूमिका को लेकर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया था। उस मुद्दे पर भी हम आएंगे, लेकिन यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कुमार रामाकृष्ण हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह है कि जो 15वीं लोकसभा है उसमें जो कामकाजी घंटे की बर्बादी हुई, जनता के पैसे की बर्बादी हुई, परफॉर्मेंस के लिहाज से जो निराशाजनक कहा जा रहा है इस सत्र को, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना। सवाल हमारा ये है, क्या एक सामूहिक जिम्मेदारी यहां पर नहीं बनती है? क्या उन तमाम सांसदों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि संसद सुचारू रूप से चले, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है? देखिए, जब हम 5 साल 10 साल से अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो इसकी अब ज़रूरत नहीं रह जाती है कि अब हम बीजेपी को सुने या कांग्रेस को सुने या किसी और पार्टी को सुने जी। सबसे अच्छी चीज़ है कि आज का अब जो पिछला जो 5 साल से आप देखेंगे संसद की कार्यवाही है, उसके पहले भी कुछ दिनों से ये लोग एक चीज़ भूल जाता है कि 1 मिनट पे 2.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है। 1 मिनट जो संसद की कार्यवाही चलती है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, और रिजल्ट में मिल क्या रहा है? जो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क प्लेस होना चाहिए पार्लियामेंट, आज के डेट में एक डिस्ट्रक्टिव प्लेस नजर आ रहा है। कुछ नहीं, पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ, किसी भी इशू पे गए, वेल में गए, और इसे देखिए विपक्ष को भी सुविधा हो रहा है, विपक्ष को ये सुविधा हो रहा है कि मीडिया के प्रेशर उनको कहने के लिए हो जाता है कि देखिए हम जाकर के संसद कार्यवाही स्थगित कर दी, हम ये डिमांड कर रहे हैं, और सरकार को भी सुविधा हो रहा है। दूसरी तरफ 1-2 मेंबर भी वेल में जाता है, तब भी हम देखे हैं कि जो संसद स्थगित हो गया। आपको हम याद दिला दें, महिला बिल पे महिला बिल कितना बार लाया गया जो महिलाओं से रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इतना लंबी बहस हुई है। जब जिस वोटिंग की जरूरत पड़ गई, 2-3 सांसद गए सपा के, पार्लियामेंट स्थगित। सरकार को भी सुविधा, विपक्ष को भी सुविधा, और बाहर में निकल के सब लोग इकट्ठा जाके देख लिया, पार्लियामेंट बैठ के सब इकट्ठा चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है कि जो आम जनता का जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हम कहां खरा उतरे। इस संसद का इतिहास अब उठा करके थोड़ा सा पहले देख लीजिए। पहले के सांसद कितना अच्छा था, लोग सवाल भी करता था, जवाब भी करता था, जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी थी। लेकिन अब इन सब चीजों से सांसद खुद ही भाग रहे हैं। हम किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं रहे हैं, हम सांसद एज ए होल बोल रहे हैं, पार्टी एज ए होल बोल रहे हैं। विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेवारी है संसद चलवाना जितना कि सरकार का है। सरकार भी किसी मुद्दे पर स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं होती है। आप 2G का देख लीजिए, पूरे साल संसद नहीं चला, सिर्फ इस चीज को लेकर करके कि कमेटी बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए, जेपीसी बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए। और जब जेपीसी बन गई तो जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला जी। तो ये संसद भी नहीं चला, विपक्ष को भी जवाब देना चाहिए, सरकार को भी जवाब देना चाहिए। अब के प्रधानमंत्री, पिछला प्रधानमंत्री, बहुत फर्क है। अब तो प्रधानमंत्री पता नहीं साल में अगर 1 दिन बोल देते हैं तो हंगामा हो जाता है। आप लोग भी एक दिखला रहे थे कि मनमोहन सिंह जी 5 साल में पहला बार फेस टू फेस हो रहे हैं। तो ये सब जो परंपराएं, कहीं ना कहीं जनता से मुंह चुराना, भागना, ये सब चीज दिखलाते। पार्लियामेंट लोग क्या फेस कर सकता है? नहीं कर सकता फेस। डॉक्टर कृष्णा, अगर हम आंकड़े देखें तो 2012-13 में संसदीय कार्यवाही में 600 करोड़ रुपए खर्च हुए, क्योंकि जनता के
टैक्स से खर्च हुए, लेकिन बदले में जो देखने को मिला वो हंगामा, बहिर्गमन, संसद नहीं चलने देना, ये सारा कुछ हमने देखा। क्या ये एक तरह की संसदीय अराजकता नहीं है? एकदम सही बता रहे हैं दीवान साहब, ये जो है प्योरली जो है संसदीय अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए, संसद के लिए इनको मोडालिटी बनाना चाहिए। सभी पार्टियों के लिए बोल रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, चाहे कल बीजेपी भी मान लीजिए सरकार में आती है कि आज कांग्रेस है, कल को दूसरा पार्टी है, उनको भी यही फेस करना पड़ेगा। और इनको चाहिए कि एक संसद, आप विदेश में जाकर के देख लीजिए, वहां भी अपोजिशन है, वहां भी पार्टी पॉलिटिक्स है, वहां भी इस ढंग का कम से बिहेव नहीं होता है। कोई भी आदमी वेल चला जाए, अब बनाई ना कानून की, जो भी आदमी वेल में जाएगा उसको 1 महीना के लिए एक्सपेल करेंगे, 2 महीना के लिए करेंगे, 6 महीने के। आज तक आपने सुना कि सांसद को एक्सपेल किया गया हो? कभी आपने देखा पिछला 10-15 साल से? हम तो देख रहे हैं, हम तो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हमको तो कोई नजर नहीं है कि सांसद को, हाँ बशर्ते कि कोई स्टिंग में ऑपरेशन में कोई पकड़ा गया हो, घूस घास लेते उसको छोड़ करके आप इसके लिए भी कानून में बनाइए और जनता के प्रति संसद को जिम्मेवार बनाइए, ना कि संसद को जो है नेताओं का एक मखौल उड़ाने का जो है हम उसको प्लेस बनाए हैं। कुमार साहब लौटेंगे आपके पास, हम सीधे रुख कर लेते हैं जीसी मल्होत्रा जी का। मल्होत्रा जी, आपने बहुत करीब से, बहुत बारीकी से सदन की कार्यवाही को देखा है, जो सदन की कार्यवाही की पेचीदगियां होती हैं उसको देखा है, जो फ्लोर पर मैनेजमेंट होता है उसको देखा है, और उसके पीछे जो सियासत होती है आप उसको भी बारीकी से सोचते समझते होंगे। सवाल यहाँ पर यह है, मैं यहाँ पे कुछ देशों का जिक्र करना चाहूँगा। जापान है, सिंगापुर, पाकिस्तान, इटली, ये वो तमाम देश हैं जहाँ के सांसदों के मुकाबले भारत के सांसदों का पैकेज 58 गुना ज़्यादा है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, दुनिया के पटल पर रखकर, क्या भारतीय सांसदों की परफॉर्मेंस बाकी देश के सांसदों से बेहतर है, या फिर उस स्तर पर जाकर हमारे सांसद कहीं ना कहीं कमतर नजर आते हैं? और इसके लिए आप क्या जिम्मेदार मानते हैं? क्या समय के साथ साथ आजादी के बाद से सांसदों का स्तर गिरा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपने उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया है उसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया है? केवल जीत एकमात्र क्राइटेरिया रह गई है। वो सांसद किस पृष्ठभूमि से आ रहा है, किस पृष्ठभूमि का है, उसका नजरिया क्या है, उसकी सोच क्या है, ये सारे मुद्दे गौण हो गए हैं और उसका नतीजा हम संसद में देख रहे हैं इस समय। देखिए, ये जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रिपोर्ट आई है वो बड़ी कंसर्न्ड वाली रिपोर्ट है कि इतना लेजिस्लेशन कम हुआ, डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हुई। अभी आपने कंपैरिजन किया पैकेज के साथ कुछ मुल्कों के साथ, हम उन मुल्कों के साथ पैकेज तो ना कंपेयर करें क्योंकि हमारे यहाँ बहुतों से कम पैसे भी मिलते होंगे जी। पर मैं समझता हूं कि एमपीज को ब्लेम करने की बजाय ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी जो लीडरशिप है इस सब के लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार है। आप देखिए, हर सेशन से पहले, जिस तरह आज आपने जिक्र किया लीडर्स की मीटिंग हुई कि सेशन ठीक कैसे चलाया जाए, ये हर सेशन से पहले जो स्पीकर साहब होते हैं वो मीटिंग्स लीडर्स की बुलाते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी बातें सब पार्टीज करते हैं, तय हो जाता है कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, टाइम कम है, कैसे टाइम बढ़ाया जाए, इतने 60-70 दिन बैठते हैं तो 100 दिन बैठे जाए, सब एग्री कर लेते हैं, जरूरत पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी कर लिया जाए, डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए, सब ने एग्री कर लिया कि वेल ऑफ द हाउस में नहीं आएंगे, पावर स्पीकर को दे दी ऑटोमेटिक सस्पेंशन की भी। तो जो पीछे सब एग्री करते हैं, हाउस में आने के बाद दे एग्री टू डिसएग्री, वहां इश्यूज इस तरह के चालू हो जाते हैं कोलिशन गवर्नेंस में, खास तौर पे कि जब ये करप्शन के मुद्दे आते हैं या रीजनल मुद्दे आते हैं, जैसे तेलंगाना का आया या तमिलनाडु के जो तमिल्स हैं श्रीलंका में उनके साथ जो जाती है उसके बारे में आया, तो रीजनल पार्टीज को रोकने वाला कोई नहीं होता। मल्होत्रा जी, यहाँ पर आपने एक बात कोलिशन की कही है, यहाँ पर आपने एक बात कोलिशन की कही है। कोलिशन के लिहाज से देखा जाए तो 2004 के मुकाबले जो 14वीं लोकसभा थी उसमें हम कांग्रेस की स्थिति को देखें तो उसके मुकाबले तो 15वीं लोकसभा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में उभर कर आई है।
कोalition पर पकड़ ज्यादा मजबूत थी कांग्रेस की। क्या वजह है? 2004 में 248, जो 2004 से 2009 का वक्फा था, उसमें 248 बिल पास हुए और इस 15वीं लोकसभा में इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 165 बिल पास हुए। ये तो इच्छा शक्ति का मामला भी तो नजर आता है। इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। इसका मेन, मैं समझता हूं इसका मेन कारण जो है, आप ये देखिए कि जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है ये 15वीं लोकसभा में जी, जैसे ये 2G था, CWG था, कोलगेट था, रेल गेट था। अब इतने जब भ्रष्टाचार के इश्यूज आए और उनको सॉल्व करने के लिए पहले कमेटी बनाने के लिए बस कमेटी बन जाए तो कुछ निकलता नहीं है। उसकी रिपोर्ट में क्या, ये जितनी भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज आज तक बनी है उनमें से निकला तो कुछ है नहीं। तो इसलिए जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है लोकसभा को, तो लोकसभा अपने आप को महसूस करती है कि हम अकाउंटेबल नहीं कर सकते क्योंकि मेजोरिटी के सिर पे गवर्नमेंट चलती है। अब प्रोटेस्ट करना जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है और डिसरप्ट करना हाउस को ये प्रोटेस्ट का हिस्सा है जी। अब प्रोटेस्ट पहले भी हुआ करते थे, टाइम कम है हमको बोलने दिया जाए, या पर मेंबर सारे 45-48 मिनट सारे साल में मिलते हैं, वो मुद्दे हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के उठाए जाए। तो जब कभी डिस्टर्बेंस होती थी मेंबर्स बाद में लेट बैठ के उसको पूरा कर लेते थे, पर जब से ये करप्शन के मुद्दे आए हैं, मल्होत्रा साहब, और अभी हमने पार्टीज के मुद्दे आए हैं उनमें पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। मल्होत्रा साहब, अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे उसमें देखा है कि सांसद आते हैं पार्लियामेंट में, उनकी हाजिरी, महंगाई भत्ता वगैरह वगैरह सब बन जाता है, चले जाते हैं बहिर्गमन करके या किसी और बहाने। जब गंभीर मसले उठाए जाते हैं तो वो संसद से गायब रहते हैं, हाउस खाली रहता है, बहुत कम सांसद शाम तक बचे होते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि जो प्रश्न पूछने वाला सांसद है वो भी गायब होता है। तो सांसद भी तो गंभीर नहीं है अपने उत्तरदायित्व के प्रति। देखिए, इसके लिए बड़ी विडंबना यह है कि हर काम में ओपोजिशन ब्लेम लेता है और गवर्नमेंट को रिप्रीव मिल जाती है, उसको राहत मिल जाती है गवर्नमेंट को। आपने बिल्कुल मुनासिब कहा कि एक मेंबर इतनी मेहनत करके क्वेश्चन पूछता है, पहले तो 20 क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, आने को होता है तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर और मेंबर्स आपस में कोई थोड़ी बहुत मिली भगत के ऐसे करते हैं कि मेंबर बाहर चला जाता है। मैं कहता हूं कि इस वक्त मेंबर से ज्यादा जिम्मेवारी लीडरशिप की है। अब पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग है एंटी डिफेक्शन लॉ के आने के बाद कि अगर कोई भी लीडर चाहे तो किसी मेंबर की हिम्मत नहीं है कि वो बाहर चला जाए या डिस्टर्ब कर दे उसको या लीडर को कोऑपरेट ना करे। ये ज्यादा जिम्मेवारी लीडर्स की बनती है। अशोक जी, अभी आपने मल्होत्रा जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आज लीडरशिप पार्टीज इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो चाह लें तो उनका सांसद उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिला सकता। तो क्या ये माना जाए कि लीडरशिप ही ये चाहती है कि संसद का कामकाज ना चले, संसद में हंगामा होता रहे? पहली बात। और दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर इसी हंगामे की भेंट संसद की कार्यवाही चढ़ती रही तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे संसद की गरिमा तो गिरती ही है, संसद भी कमजोर होती है? जो शक्ति हमारा संविधान संसद को प्रदान करता है कहीं ना कहीं वो क्षीण होती है। देखिए भट्ट जी, मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे किसी भी दल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनका नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और पार्टी के प्रति भी उनका दायित्व बनता है कि वो अपने अटेंडेंस को पूरा करें और जब आवश्यकता हो वो बैठें, और नहीं बैठते हैं तो मैं मानता हूँ ये डिमेरिट है, इसमें स्वीकार करने में कहीं वो नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं अभी त्रिपाठी जी की बात पे जाना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी बार बार ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोग नहीं करते। आपको याद होगा जब भूमि अधिग्रहण बिल चल रहा था तो यूपीए के घटक दल हैं समाजवादी पार्टी, जब एक पहले बिल आया था उसके घटक दल हैं बहुजन समाज पार्टी, और जो आप बिल फाड़ने की बात कर रहे थे वो भी इनके घटक दल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोष कहाँ है?
अगर यूपीए जो सरकार चला रही है, कांग्रेस जो सरकार चला रही है, अगर इसके घटक दल ही इसके व्यवधान बने तो इसमें सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों आती है? भारतीय जनता पार्टी को जहां आवश्यकता पड़ी जन लोकपाल के लिए तो वहां हम खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी को नतीजे में कमजोर तो संसद ही हो रही है ना सर, कामकाज तो संसद का प्रभावित हो रहा है। नहीं, ये देखिए, ये तो ठीक है, चूंकि अभी मैं दीवान जी की बात से बहुत सहमत हूँ। दीवान जी चूंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं हमारे नेताओं के प्रति देश की जनता का विश्वास उठा है और जिस चरित्र को वो देखना चाहते हैं वो चरित्र नहीं मिल रहा है नेताओं में। तो ये निश्चित रूप से सभी पार्टियों को इसमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो जनता का निर्णय है, जो जनता का आशा है, जो जनता हमसे अपेक्षा रखती है, हम उस पर खरे उतरें। लेकिन फिर भी अगर ऐसा स्थिति है कि 15वीं लोकसभा में अगर संसद ज़्यादा नहीं चला है तो ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो जहां भारतीय जनता पार्टी को न चाहते हुए भी व्यवधान करना पड़ता है। जब अगर कोई सरकार अहंकार में हो और उनका घमंड उनके दिमाग पर चढ़ के बोल रहा हो, उनका बुखार उनके दिमाग पर चढ़ गया हो, तो निश्चित रूप से एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष होने के कारण हमें न चाहते हुए भी इनका व्यवधान करना पड़ता है। आप सोचिए, ये सरकार जिसमें जितने साल हैं उससे ज़्यादा तो इनके घोटाले हुए, चाहे 2G ले लीजिए, कॉमनवेल्थ ले लीजिए, कोलगेट ले लीजिए, ज़मीन निकल गए, आसमान निकल गए, पाताल निकल गए, ऐसा कहीं जगह छोड़ा ही नहीं जहां इन्होंने कुछ छोड़ा हो। ऐसी सरकार को अगर हम सुचारू रूप से चलने देंगे तो मैं मानता हूं। अशोक जी, अभी एक सवाल यहां से उठा था चर्चा के दौरान कि जिस जेपीसी को लेकर आपने इतना हंगामा क्रिएट किया, आपने इतना हंगामा किया कि जेपीसी बने और तमाम सत्र उसकी भेंट चढ़ गए, उस मांग की भेंट चढ़ गए, उस मांग के कारण जो हंगामा हुआ उसकी भेंट चढ़ गए। अब सवाल यह है कि उस जेपीसी से निकलकर सामने क्या आया? नहीं, देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए जेपीसी की मांग किया था क्योंकि सरकार चाहती नहीं थी कि हम जांच कराएं और सरकार के जो दस्तूर है, सरकार के जो इरादा है, वो आज भी इसमें संदेह है। आप देख रहे होंगे कोई भी जितने भी ये जो स्कीम हुए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही कि घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये माने नहीं। आपके पास अशोक जी, हम सीधे रुख कर लेते हैं सत्यदेव त्रिपाठी जी का। सत्यदेव जी, जो बातें कह रहे हैं अशोक सिंह जी, उससे ये इंप्रेशन मिलता है कि सरकार को एक फेस सेविंग का जरिया इन हंगामों के जरिए मिलता है और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी डालते हुए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस किस्म की सियासत हो रही है तो ये सियासत संसद की गरिमा को और उसकी शक्तियों को क्षीण कर रही है, उसको कमजोर कर रही है? मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि भारतीय लोकतंत्र में विधायी शक्ति को जिस तरह से कमजोर बनाने में ये लोग लगे हैं और रटा रटाया इनका भाषण, इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से लेके और एक मामूली कार्यकर्ता तक घोटाला घोटाला घोटाला। आखिर जनता के सरोकारों के साथ जुड़े हुए कानून बनाना भी तो कहीं न कहीं संसद का काम है। जब वो काम नहीं होगा तो जुडिशियल एक्टिविज्म अपने आप हावी होगा। आज जनता हम राजनेताओं के प्रति इसीलिए वितृष्णा की दृष्टि से देखती है कि हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं, हम जनता के सरोकारों के प्रति ईमानदार नहीं हैं। हम केवल किस तरह से सरकार कटघरे में आ जाए और हमारे कुछ वोट बढ़ जाएं, इससे ज़्यादा हम सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं। और जिन विधेयकों पर भारतीय जनता पार्टी सहयोग करने लगती है वो 2 मिनट में पास हो जाते हैं। रहा जांच का, कार्रवाई का, तो यूपीए 2 में जितने लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई की गई, ए राजा जेल गए, कनिमोजी जेल गई, इसमें कांग्रेस का और योगदान जो भी है? जहां इसमें तो कोर्ट के आदेश से गए मंत्री का इस्तीफा कांग्रेस के लेकिन अगर नेताओं में आप अपने को देखिए तो रॉबर्ट वड्रा पे सत्यदेव जी वापस कर लेते चर्चा भटकेगी और चर्चा को नहीं भटकने देना चाहते, हम सीधे रुख कर लेते हैं कुमार साहब का। कुमार साहब, आपने बीजेपी की भी बात सुनी, आपने कांग्रेस की भी बात सुनी, नजरिया दोनों का ये है, आप दोनों को तकलीफ है, टीस है इस बात की, कम से कम बातों में तो नजर आती ही है कि संसद का कामकाज नहीं चल पाया, कामकाज के घंटे बर्बाद हो गए, जिस उम्मीद से लोगों ने बिठाया था वो नहीं हो पाया। दर्द है, लेकिन इस दर्द को दूर कैसे दिया जाए? क्या ये सोच कहीं नजर आती है या फिर केवल और केवल ये आंसू दिखाने के ही हैं? अब आसाराम बापू प्रवचन तो कुछ और करते थे कुछ और।
तो क्या कीजिएगा, सांसद का भी आज के तारीख में वही धरना हो गया कि जिसे ही बात कीजिएगा बहुत अच्छा आपको बात सुनने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा। लेकिन आप तीसरा एंगल इसमें थोड़ा सा भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि आजकल मीडिया का भी प्रेशर बहुत है नेताओं के ऊपर। हर नेता ये कोशिश कर रहा है कि पॉपुलिस्ट रूट के थ्रू कुछ इस टाइप का कर करके जनता को अपने प्रति आकर्षित कर ले, वो ज्यादा मायने रखता है। बशर्ते कि हम लोकसभा में जाकर के लंबा लंबा और लच्छेदार भाषण करें, उसको आजकल कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन कुछ भी कर लेगा टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कोई भी घोटाला अगर होता है तो मीडिया के चैनल पर देखेंगे कि उस घोटाले के पीछे महीनों लगा हुआ है, बाकी सारा न्यूज दब जाता है। इतना सारा प्रेशर पड़ता है नेताओं के ऊपर कि उस प्रेशर में भी शायद हमको लगता है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के कार्यवाही का जो एवरीडे कार्रवाई है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है। पहले की मीडिया और आज की मीडिया में बहुत फर्क है। आप अपना चैनल चाहे कोई भी चैनल उठा करके देख लीजिए, जिस घोटाले के पीछे पड़ा बस वो रिवाइंड पे रिवाइंड चल रहा है। और इस प्रेशर में नेता भी बाकी सब काम भूल कर करके लगता है कि पार्लियामेंट को ठप कराओ तो मीडिया हमको जीने नहीं देगा। तो इस एंगल को भी आपको एनालाइज करके देखना चाहिए कि जो मीडिया का जो रोल है, आज आप पार्लियामेंट के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सकारात्मक काम कर रहे हैं, लेकिन कितना बार और किस चैनल पे इस टाइप का डिबेट किया गया पिछला 10 साल के अंदर? कितना बार मीडिया की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया गया? लेकिन मान लीजिए मीडिया तो अपना काम कर रहा है, वो किसी खबर को दिखा रहा है, उससे संसद को या सांसदों को डाइवर्ट होने की तो जरूरत है नहीं। अगर वो अपने काम को लेकर गंभीर हैं तो गंभीरता से अपने काम को करें। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। आप जो बोल रहे हैं कुछ भी कर लीजिए, नेता लोग आम जनजीवन, उनको सुबह शाम रहना है, इनको परफॉर्म करना होगा, इनको जाके बोलना पड़ेगा देखिए हम बेल में गए, हम डिस्टर्ब करवा दिए, हम ऐसे करवा दिए, संसदीय कार्रवाई हम चलने नहीं दिए, बाहर में आकर यहाँ पर दीवान जी से मैं सवाल करना चाहूंगा। दीवान जी, आप जो संसद की कार्यवाही चलती है उसका सीधा प्रसारण पूरे देश में होता है, पूरे देश की जनता उसको देखती है। क्या आपको लगता है कि एक ये भी वजह है कि जो उनका अपना वोट बैंक है, जो उनका अपना वोटर है, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उस मंच का भी इस्तेमाल नेता लोग कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं जिसमें संसद के समय की बर्बादी हो रही है? देखिए, मीडिया के मार्फत जो भी जा रहा है वो एक अलग ही तस्वीर जा रही है। इसमें देश के प्रति गंभीरता या देश के प्रति चिंता या देश के प्रति जवाबदेही कहीं झलकती नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, आप पार्टी के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से धरना दिया था और उसको लेकर के काफ़ी बहस चली थी मीडिया में भी, मीडिया के बाहर भी, और तमाम राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया था कि ये अराजकता है। और ये बहुत ही इस पर बहस भी हुई, चर्चा हुई। लेकिन पिछले 5 साल से अगर हम देखें 15वीं लोकसभा का पूरा तमाशा, तो वो भी एक तरह की अराजकता थी। वो संसद में हो रही थी, वहाँ भी ना जनता के प्रति कोई जवाबदेही थी, ना देश के प्रति कोई जिम्मेवारी थी, वो भी एक तरह की अराजकता थी। तो हमें लगता है कि पूरी एक राजनीतिक माहौल ही अराजकता की तरफ जा रहा है। जी, हम सीधे रुक कर लेते हैं जीसी मल्होत्रा जी का। मल्होत्रा जी, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, जो निटिग्रिटीज हैं, उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन एक और एस्पेक्ट है इस पूरे चर्चा का, वो ये भी है कि ये सब लोग जानते हैं कि 1 घंटे की कार्रवाई पर 25 लाख रुपया खर्च होता है। जो संसद की कार्यवाही हम अपने टीवी पर देखते हैं, जो चर्चा होती है, और अगर वो बर्बाद होता है समय तो वो जनता के पैसे का नुकसान है। लेकिन इससे इतर अगर सोचा जाए, मान लीजिए एक बिल कोई तैयार किया जाता है, अब वो वेट कर रहा है बिल टेबल होने का, उस पर चर्चा का और उसके पास होने का। हम उस बिल की प्रक्रिया जानना चाहते हैं ताकि हमारा जो भी दर्शक देख रहा है, सुन रहा है, वो समझ सके इस मुद्दे की गहराई को कि एक बिल को तैयार करने में कितने लोगों की ऊर्जा लगती है, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे संसद की कमेटियां हों, या फिर जो लोगों से बाहर से सुझाव मंगाए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है, किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग होती है, रीड्राफ्टिंग होती है, और फाइनल शेप में जब बिल आता है तो वो कितनी स्टेजेस से होकर गुजरता है और कितना समय और पैसा उस बिल को तैयार करने पर लगता है। इस माइन्यूट डिटेल को जरा बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि इस मसले की गंभीरता को और गहराई से समझा जा सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लेजिस्लेशन से ही लेजिस्लेचर बना है। तो मेन काम तो ये है कि अच्छी तरह पब्लिक की भलाई के जितने भी लेजिस्लेशंस आते हैं उनके ऊपर चर्चा हो विस्तार से, उसके लिए टाइम मिले, उसके लिए कमेटियां बनी हुई हैं जिनके पास ये विस्तार पूर्वक डिस्कशन के लिए जाए, वहां से पब्लिक ओपिनियन मांगा जाए, सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी अपने सुझाव दे, रिकमेंडेशंस दे, और फिर वो पार्लियामेंट के पास आए।
अब ये जो विस्तार में आपने बताया, ये बिल्कुल यही प्रोसेस होना चाहिए, पर ये क्यों नहीं हो पाता, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि ये जो टाइम वेस्ट होता है, जो हाउस के अंदर वेल में लोग चले जाते हैं, क्या अगर ये प्रोडक्टिव होना बंद हो जाए, यानी पार्टियां जो हाउस को डिसरप्ट करती हैं, देखिए आप ये समझ लीजिए कि बड़े समझदार नेता हैं जो इन पार्टियों को चलाते हैं, वो बेवकूफ तो है नहीं कि वो अपनी किरकिरी करवाएंगे। कहीं ना कहीं वहां डिसरप्ट करने में उनको फायदा नजर आता है, तभी तो ये करते हैं, और बारी बारी से सब ये करते हैं। और मीडिया अगर इस फायदे को ब्लैकआउट करना चालू कर दे एक अलग तरीके से, और जब लेजिस्लेशन डिटेल में हो उसकी चर्चा बड़े डिटेल में करना चालू कर दे, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी होना चालू हो जाएगा कि डिसरप्शन इतना हुआ हाउस में। देखिए लाइव तो दिखाया ही जा रहा है, सारा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी 24 घंटे का चैनल है, लाइव दिखा रहा है। अगर दूसरे चैनल कम से कम इसको ब्लैकआउट कर दें डिसरप्शंस को, तो कम से कम जो फायदे डिसरप्शन के मिलते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। और अब क्या है कि जो मेहनत करके बिल पे बोलने के लिए लोग आते हैं, उसमें एक लाइन आ जाती है कि ही आल्सो स्पोक। अब उसमें जब मेहनत करनी पड़ती है तो मेंबर को भी मेहनत करनी पड़ती है, मीडिया वाला जो कवर करेगा उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, जो पब्लिक का आदमी पढ़ेगा उसको भी समझ आने में मेहनत करनी पड़ती है। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब मजा लेना चाहते हैं। कमीज की शर्ट उतार दी उसने और वो एकदम न्यूज बन गई, मैन बाइट्स द डॉग, ये बड़ी बड़ी न्यूज बन गई, सब मजा लेके चटकारे लेके करते हैं। तो जब तक ये डिसरप्शंस जो है नॉन प्रोडक्टिव नहीं होंगी, ऐसा रोकना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मल्होत्रा जी लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगा अशोक सिंह जी का। अशोक जी, अगर अक्सर सियासी गलियारों से आवाज उठती है जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर, लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर अपनी संसद के अंदर जो सांसद गए हैं जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून बनाना है या कानूनों में बदलाव करना है बदली परिस्थितियों के हिसाब से, अगर वो अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, पहला सवाल मेरा यह है, मैं चाहूंगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें, क्या उससे अवसाद क्रिएट नहीं होगा, विधायी अवसाद जिसको हम कह सकते हैं? और अगर वो अवसाद आता है, अगर वो वैक्यूम क्रिएट होता है, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी भरपाई के लिए जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है? ऐसे में अगर आप सवाल जुडिशरी पर, या फिर वो कहते हैं कि आप एक एक्टिविज्म हो रहा है, जुडिशरी अपनी सीमा में रह के काम करे, अपनी सीमाओं को कोई भी संस्था ना लांघे, तो फिर ये सवाल क्या आपको नहीं लगता कि बेमानी है उठाना? देखिए, मैं आपकी बात पर बिल्कुल सहमत हूं, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पे इस बात को चिंता भी करते हैं और समझते भी हैं। और जुडिशियल अगर इंटरफेरेंस करता है तो मैं मानता हूँ जब करता है जब उसको लगता है कि संसद में इस चीज़ को सुना नहीं जा रहा है या इसको देखा नहीं जा रहा है। आप देखिए, जितने भी घोटाले इस सरकार में अभी हुए, अभी मेरे मित्र हैं त्रिपाठी जी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने कार्रवाई किया। अब आप देखें कि लैंड का जो घोटाला हरियाणा में हुआ, उस जिस अधिकारी ने उसका खुलासा किया वो अधिकारी आज हाशिए पे है, उसको सस्पेंड किया हुआ है, और एक समिति बना के रॉबर्ट वड्रा जी को क्लीन चिट दे दिया गया। जैसे 2G वाले मामला था या कोलगेट का मामला था या कोई भी था, कॉमनवेल्थ गेम में भी कोर्ट का इंटरफेरेंस करना पड़ा। तो आज के डेट में अगर संसद ईमानदारी से काम करे तो मैं मानता हूं जुडिशियल को उसमें इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता। सत्यदेव जी के पास हम चल लेते हैं कि अगर विधायी जो हमारी विधायिका है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, या फिर वो अपने कामकाज के समय को बर्बाद कर रही है, चाहे किसी भी वजह से उस समय की बर्बादी हो रही हो, क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे यहाँ संतुलन संविधान में बनाया गया है, जो हमारी 3 अंग बनाए गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसमें एक इम्बैलेंस आएगा और एक सिचुएशन शायद ऐसी भी आए कि चीजें आमने सामने की हो जाएं? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि ये इम्बैलेंस जानबूझ के बनाने की कोशिश की जा रही है, और मैं अशोक सिंह जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये जो चुनावी टेप है उसको हर विषय पे नहीं लगाया जा सकता। आज जो विषय है वो इतना गंभीर है। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जो कुमार साहब ने कहा था कि अगर ये मीडिया दिखाना बंद कर दे
जैसे आपकी ये तो सर ये तो सियासतदानों का अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं हो गया कि मीडिया ये करना बंद कर दे तो ये ठीक हो जाएगा, मीडिया वो करना बंद कर दे तो ठीक हो जाएगा। अरे सर, सरकार आप चला रहे हैं, संसद के अंदर आप बैठे हैं। ये भागना नहीं, ये लोग प्रचार चेता हो गए, लोग प्रचार चेता हो गए हैं, लोग प्रचार चेता हो गए हैं। चलिए हम यहाँ पर कुमार साहब से बात कर लेते हैं। कुमार साहब, अभी आपने बात सुनी, क्या आपको लगा नहीं कि ये एक तरीके से जिम्मेदारी से भागना है कि मीडिया दिखाना बंद कर दे? नहीं, मीडिया को दिखलाना चाहिए, हम उसके में वो नहीं, लेकिन मीडिया को भी अपना एक समझना चाहिए कि अगर ग्रिप अगर निकल रहा है, पार्लियामेंट अगर काम करें तो उनको भी सचेत करें। लेकिन आपको वापस हम थोड़ा सा जुडिशियल एक्टिविज्म वाला जो टर्म आपने यूज किया, मैं उस पर आपको लाना चाहूंगा कि बेसिकली आप जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोले, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है। बेसिकली जुडिशियरी को जल्दी जजमेंट लेने से रोका गया है, डिले किया गया है। और आपको मैं याद दिला दूं कि राज नारायण का बहुचर्चित केस जब तक नहीं आया था, जिसमें इंदिरा जी हार गई थी और इलेक्शन को काउंटरमैंड कर करके हटा दिया गया था, उसके पहले तो जुडिशियरी का कोई नाम लेने वाला जल्दी देश के अंदर नहीं होता था। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी फंस जा रहे हैं। हाई कोर्ट के जज का भी आपने सुना होगा कि वो उनको भी जो है सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। ऐसी चीजें नहीं कि जुडिशियल एक्टिविज्म, हमको लगता है कि जुडिशियरी को अभी भी फ्री होकर के उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपने खुद जो लॉ बनाया है, जिस लॉ फ्रेमवर्क के अंदर जजेज अगर अपना डिसीजन दे रहे हैं तो पॉलिटिशियन उसका खुलेआम क्रिटिसाइज कर रहा है। सवाल ये इसलिए उठा क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को भी सुना होगा जिसमें उन्होंने इशारों में बात कही थी कि हर संस्था अपनी सीमाओं में रह के काम करे। नेताओं के जुबान से भी अक्सर ये बातें सामने निकल कर आती हैं, वो भी तब जब मामले जुडिशरी में चले जाते हैं। फिर ये लगता है कि ये काम तो संसद का था, ये काम तो कार्यपालिका था, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया? तब आप ये तमाम सवाल इसलिए उठते हैं यहाँ पर। नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी की एक सलाह थी कि जुडिशरी अपने सीमा में रहे, और हमको लगता है कि जब लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग आपका कहने के जब कमजोर होता है तो वहां जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेमोक्रेसी को बचाना है। अच्छा, स्कूटी पावर हो, लेजिस्लेटिव पावर हो, जुडिशियल पावर हो। और ठीक है, प्रधानमंत्री जी बोले, नहीं, प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि हमने कौन सा ऐसा स्पेस दे दिया। जी कुमार साहब, समय की कमी है, चलते चलते मैं जीसी मल्होत्रा जी से एक लास्ट उनकी टिप्पणी चाहूंगा। वो टिप्पणी ये कि आखिर अब इसका उपाय क्या है? क्या एक आचार संहिता की जरूरत है? संसद की कार्यवाही से जुड़े नियम है, राज्यसभा के भी, लोकसभा की, लेकिन क्या एक आचार संहिता की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि कोई कामकाज को बर्बादी, समय की बर्बादी ना कर सके या फिर पैसे की बर्बादी ना हो सके? आचार संहिता ऑलरेडी है। ऐसी आचार संहिता बनी हुई है जिसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने चेयर किया था। सारे स्टेटों के चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आए थे। ऐसी आचार संहिता बना दी गई थी जिसपे यूनैनिमिटी थी, सबने एग्री किया था। आचार संहिता है कहां पर वो इस समय? कि नेता लोग सब पार्टियों के आपस में एग्री ऐसी चीजों पे, वो ये इसका रेजोल्यूशन पास हुआ है, पार्लियामेंट के पास है। वो पार्लियामेंट के पास एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि वेल में नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो बड़े डिटेल में वो पास हुई है, रेजोल्यूशन पास हुआ है और यूनैनिमसली पास हुआ है। बात ये है कि इन चीजों पे नेता एग्री करते हैं, पर जब डिसरप्शन में फायदा मिलना चालू होता है तो वो डिसरप्ट करना चालू कर देते हैं। अगर पेंडेमोनियम में नुकसान होना चालू हो जाएगा तो वो नुकसान नहीं करना चाहेंगे। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा जी, माफी चाहेंगे, आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि समय की कमी है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मल्होत्रा जी ने बताया कि एक आचार संहिता बाकायदा है, रेजोल्यूशन है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसको कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है। कम से कम जो तस्वीर सामने है उसको देखकर तो यही लगता है कि शायद उस आचार संहिता के बारे में जानकारी सांसदों तक को ना हो, अगर जानकारी है तो उसका पालन शायद कोई नहीं करना चाहता। सवाल यहां पर इच्छा शक्ति का आकर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का एक बार फिर से इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्तों के एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।